सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस की क्लास। जो आपको पढ़ाया जा चुका है सूक्ष्म जीवों का संसार यानी कि वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ाया जा चुका है। उसमें जो कुछ चीज़ें ज़रूरी थी और वो छूट गई हैं, ठीक है, उन्हें हम इस टॉपिक में पूरा एकदम क्लियर कर लेंगे। और आपकी साइंस क्लासें अभी लेट आ रही हैं, नेक्स्ट वीक से अगले हफ्ते से आपकी क्लासें ज़्यादा जल्दी आएंगी या रेगुलरिटी बनी रहेगी भाई। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अगले वीक से आपकी क्लासें जल्दी होंगी साइंस की, ठीक है। तो अभी इसमें सूक्ष्म जीवों के संसार यानी कि वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो थोड़ा सा बच गया होगा उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपका कुछ रोग और रोकथाम से कैसे करते हैं और जो बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, अति लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज इसमें क्लियर कर लेंगे। मतलब पूरी तरीके से ये चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। रोग का नाम है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, रोग का नाम है मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ये फैलता है। अब तो इसका रोकथाम कैसे करते हैं इस चैप्टर में ना, विभिन्न प्रतिरोधियों का प्रयोग करके खुले पड़े गंदे पानी पर दवाओं का छिड़काव करवाकर। जो पानी खुला पड़ा रहता है भाई, मलेरिया मच्छर के कारण फैलता है ना, तो मच्छर कहाँ बैठते हैं, गंदे पानी में बैठते हैं। तो जब उस पर गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ पे दवाएं छिड़का देंगे, तब मच्छर मर जाएंगे, है ना। तो कैसे कैसे विभिन्न प्रतिरोधियों यानी कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके और खुले पड़े गंदे पानी पर दवाओं का छिड़काव करके। आगे पेचिश, भोजन व पानी की स्वच्छता पर ध्यान देकर, वातावरण की सफाई रखकर। भाई भोजन पर मतलब कोई भी बीमारी की शुरुआत होगी आपके खाने पीने से, और ये पेचिश तो जाहिर सी बात भाई पेट की ही बीमारी है, तो खाना जाएगा तो पेट में ही जाएगा यानी कि भोजन, है ना। तो भोजन व पानी की स्वच्छता पर ध्यान देकर और वातावरण की साफ सफाई रखकर। अब ये ऊपर जो आप पढ़े हैं ये प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग हैं। अब आगे आप पढ़ रहे हैं जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग में पहला आपका है क्या, कॉलरा। खुले पड़े गंदे पानी पर कीटाणुनाशकों का छिड़काव, ठीक है। क्या है, कॉलरा है तो क्या है, खुले पड़े गंदे पानी पर कीटनाशकों का छिड़काव, ढका भोजन, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखकर। आगे टीबी, बीसीजी का टीका लगता है भाई, सबको पता है ना, तो बीसीजी का टीका लगवाएंगे टीबी के लिए। और टाइफाइड, सीवेज का जल बस्तियों से दूर रखा जाए, ठीक है। और मक्खियों को पैदावार कम होनी चाहिए, ढका हुआ भोजन खाएं। तो मक्खियाँ ज़्यादा पैदावार कहाँ होगी, जहाँ गंदगी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहीं पे मक्खियाँ आएंगी बैठेंगी, तो वहीं इकट्ठा होंगी, तो भाई वहीं जनन होगा उनका प्रजनन, तो मक्खियाँ बढ़ेंगी। तो इससे अच्छा है साफ़ सफाई की जाए। आगे पढ़ते हैं डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका इसमें भी लगता है, ठीक है। और फ्लैग, उचित साफ सफाई एवं चूहों की रोकथाम। प्लेग जो फैलता है वो मुख्यतः किनके द्वारा फैलता है, तो चूहों के द्वारा, ठीक है। तो उचित साफ सफाई एवं चूहों की रोकथाम। आगे क्या है आपका, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। तो साधारण जुकाम, रोगी स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में ना आए तथा रोगी को चाहिए कि वह मुंह पर रुमाल बांध कर रखे। तो साधारण जुकाम जो होता है, जो जुकाम का रोगी होगा वो जो मनुष्य संपर्क में नहीं आएगा स्वस्थ मनुष्य के, तो उसको नहीं होगा, ठीक है। तथा रोगी को चाहिए कि वह मुंह पर रुमाल बांध कर रखे। जैसे भाई मास्क वास्क के रुमाल कुछ भी बांध लेगा तो उसके जो जुकाम के जो विषाणु होते हैं ना, विषाणु द्वारा आप पढ़ रहे हैं ना होने वाले, तो साधारण जुकाम जो है विषाणु द्वारा होता है। और विषाणु भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैलेंगे, और उनकी मुख्य बात क्या है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, पढ़ाया गया था ना आपको। तो ये ऐसे तो क्रिया करेंगे नहीं, तो ये हमारे द्वारा ही भाई तुम्हारे शरीर में पहुँचेंगे। मतलब एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में, तो उसके संपर्क से थोड़ा सा दूरी बना लेंगे तो ये कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब ये जब तक एक जीवित शरीर में नहीं पहुँचेंगे तब तक ये कुछ करेंगे ही नहीं, निर्जीव अवस्था में रहेंगे। तो फिर भाई जब तक आप इनको अपना शरीर नहीं पहुँचाएंगे, इनके करीब नहीं आएंगे, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। तो साधारण जुकाम, रोगी स्वास्थ्य मनुष्य के संपर्क में ना आए तथा रोगी को चाहिए कि वह मुँह पर रुमाल बांध कर रखे। आगे बड़ी चेचक, रोगी को वातावरण से थोड़ा दूर रखना चाहिए, रोगी के वस्त्रों को अलग रखना तथा नित्य एंटीसेप्टिक में धोना चाहिए। देखिए बड़ी चेचक, और ये रोगी को वातावरण से थोड़ा दूर रखना चाहिए,
कैसे वातावरण, कहीं खराब वातावरण ना, गंदा वातावरण, और रोगी के वस्त्रों को अलग रखना तथा नित्य एंटीसेप्टिक में धोना चाहिए। एंटीसेप्टिक के तौर पे आप डेटॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है, हल्दी वल्दी एंटीबायोटिक में आएगी, उसका सेवन कराइए। और रोगी के वस्त्रों को अलग रखना मतलब कि उसके जो वस्त्र हैं वो स्वस्थ व्यक्ति, जो घर में भाई किसी को हो गई तो स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखेंगे, ठीक है, नहीं तो दूसरे को भी फैलेगा। और छोटी माता, टीकाकरण से सभी सावधानियां बड़ी माता की तरह रखनी चाहिए। देखिए बड़ी चेचक, जिसको बड़ी माता भी बोलते हैं, और नीचे तो छोटी माता आपकी है ना, तो टीकाकरण इसकी एक वो है कि टीका लगवाया जाता है इसका, और शेष सभी सावधानियां ऊपर की तरह ही रखनी चाहिए, ठीक है। अब आएंगे पोलियो। पोलियो का टीकाकरण भाई होता है रेबीज टीकाकरण होगा। ये किससे फैलता है भाई? कुत्ते के काटने से ना। रोग फैलने पर कोई उपचार संभव नहीं है। एक बार रोग फैल गया तो फिर कोई उपचार संभव नहीं है, तो इसका जल्दी से जल्दी उपाय क्या है कि इंजेक्शन लगवाए जाएं इसके। अगर कुत्ते ने काट लिया है तो जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटलाइज हों। आगे देखते हैं कवक द्वारा उत्पन्न रोग, तो क्या है? रिंग वार्म। और इसका बचाव कैसे करेंगे? रोगी को स्वस्थ मनुष्य से दूरी बनाए रखें, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। भाई एक चीज़ आपने देखा होगा, नोटिस की होगी कि जितनी भी बीमारियां हैं रोगी को दूर रखना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति से। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, है ना, तो आप ये पॉइंट तो सब में रख सकते हैं। अगर बचाव आ जाए तो क्या लिख देंगे? एक पॉइंट तो आपका एकदम कन्फर्म है कि रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को रोगी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अतुलग उत्तरी इस चैप्टर के, किसके? वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जो नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो पहला है आपका वायरस एंजाइम के कार्य बताइए। वायरस एंजाइम के कार्य, तो वायरस में लिपोप्रोटीन परत में पाए जाने वाले एंजाइम के अतिरिक्त कुछ सहायक एंजाइम पाए जाते हैं जो न्यूक्लियक अम्ल में होते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, वायरस में लिपोप्रोटीन परत में पाए जाने वाले एंजाइम के अतिरिक्त कुछ सहायक एंजाइम पाए जाते हैं जो न्यूक्लियक अम्ल में होते हैं। आगे, जब ये एंजाइम परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वायरल गुणसूत्र के द्विगुणन एवं अनुलिपीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। क्या लिखा है? जब ये एंजाइम परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं। देखिए आप वायरस पढ़ रहे हैं, और वायरस जब तक किसी कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो निर्जीव अवस्था में रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये एंजाइम परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं यानी कि दूसरी कोशिका में, तो वायरल गुणसूत्र के द्विगुणन एवं अनुलिपीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। उसके पहले नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ये आपको बताया गया था क्लास में, अगर आप रहे होंगे तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं वायरस का आवरण कैसा होता है। तो वायरस का आवरण कैसा होता है? उत्तर पढ़िए। ये जंतुओं के वायरस में कैप्सिड के बाहर एक परत होती है या कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें कई प्रोटीन अणु निलंबित रहते हैं। इस परत को लिपोप्रोटीन परत कहते हैं। देखिए जो समझाने वाला है वो आपको क्लास में समझा दिया गया है। कुछ चीज़ें तो भाई आपको याद ही करनी पड़ेंगी ना, और घबराना नहीं है इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 30, पादपों के वायरस संरचना कैसी होती है। जो पादपों के वायरस हैं इनकी संरचना कैसे होती है? तो उत्तर है वर्तमान में 180 से अधिक प्रकार के वायरसों का पता लगाया जा चुका है। अब तक जितने भी वायरस हैं भाई संसार में, इसमें पादप वायरस में मतलब जंतु वायरस, पादप वायरस, और कौन से तीसरे थे आपके? बैक्टीरियोफेज या विषाणुवेजी वायरस, मतलब जो विषाणुओं पर अटैक करते हैं। एक होते हैं पादप यानी कि पौधों पर अटैक करने वाले, एक होते हैं जंतु वायरस यानी कि जंतुओं पर अटैक करेंगे, ठीक है। एक होंगे विषाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज जिसको जो विषाणुओं पर अटैक करता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से हम पढ़ रहे हैं पादपों यानी पादप के वायरस संरचना कैसी होती है। तो उत्तर है इसका वर्तमान में 180 से अधिक प्रकार के वायरसों का पता लगाया जा चुका है। मतलब भाई जितने थे उसमें से अगर पादप का काउंट करेंगे तो 180 से अधिक प्रकार के वायरस का पता लगाया जा चुका है। अधिकतर पादप वायरसों की संरचना कुंडलीदार होती है। अधिकतर पादपों वायरसों की संरचना कुंडलीदार होती है। इनकी जीनी रचना में एक सूत्रीय RNA यानी कि ssRNA तथा कुछ पादपों में द्विसूत्रीय RNA या dsRNA या dsDNA होते हैं।
इनके प्रभाव संक्रमण से पौधों की वृद्धि में कमी आ जाती है। मतलब जब ये संक्रमण पहुंचाएंगे भाई, पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनमें क्या क्या हो जाएगा, या तो उनकी वृद्धि में कमी आ जाएगी, या तो उनकी पत्तियां चितकबरी या मतलब खुरदरी हो जाती है ना, और क्या होगा, बौनी व झुर्रीदार हो जाती है। बताया गया, आपको पढ़ाया गया, जैसे कि तंबाकू का मोज़ेक वायरस। क्या है था? तंबाकू का मोज़ेक वायरस। अब आगे देखते हैं 31 प्रश्न नंबर 31, वायरस की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो वायरस की दो विशेषताएं क्या हैं? वायरस, पहला है वायरस प्रोटीन न्यूक्लियक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लियक अम्ल, प्रोटीन और बताया नहीं गया था डीएनए प्लस प्रोटीन करके आपको लिखाया गया था, अगर आपने याद हो तो भाई। तो पहला क्या है? वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लियक अम्ल डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। भाई वायरस या तो फिर डीएनए बने होंगे या तो आरएनए, दोनों एक ही में नहीं पाए जाएंगे। मतलब अगर एक वायरस है तो उसमें या फिर डीएनए होगा या आरएनए होगा, डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जाएंगे एक ही में। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है वायरस ताप विकिरण रासायनिक पदार्थ तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं। दूसरा क्या है? वायरस ताप विकिरण रासायनिक पदार्थ तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 32, अमीबा में गमन किसे कहते हैं? अमीबा में गमन किसे कहते हैं? तो उत्तर है अमीबा में गमन कूटपादों द्वारा होता है। इनमें कूटपाद अंगुली की आकृति के होते हैं। अमीबा किसी भी दिशा में चल सकते हैं। जब अमीबा में नए कूटपाद बनते हैं तो पुराने कूटपाद समाप्त हो जाते हैं। मतलब जब नए बन जाएंगे तो पुराने समाप्त हो जाएंगे, तथा शरीर का समस्त जीव द्रव्य धीरे धीरे बने कूटपाद में आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 33 नंबर, जीवधारियों में प्रजनन की विधियां बताइए। तो जीवधारियों में कितने प्रकार के प्रजनन हो सकते हैं? तो जीवधारियों में वह क्षमता जिससे वे अपने जैसी प्रकृति उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब अपने समान जीवधारी उत्पन्न करेंगे, अपने जैसे दिखने वाले। जैसे मनुष्य, भाई मनुष्य ही पैदा करेगा। ठीक है, वैसे कोई जानवर है तो अपने जैसा दिखने वाला जानवर पैदा करेगा। कहने का सही यही है। ठीक है, ज़्यादा डीप में ना जाए, ये तो नहीं तो उलझ जाएंगे। जैसे इसमें ये किताबी भाषा है, ऐसे नॉर्मल भाषा में आपको समझा दिया गया है। अब आप किताबी भाषा भी पढ़िए, क्योंकि लिखना आपको यही है एग्जाम में। तो जीवधारियों में वह क्षमता जिससे वे अपने जैसे प्रकृति उत्पन्न कर सकें, प्रकृति या बोले तो आकृति, है ना, आकृति उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाती है। ठीक है, यह जीवधारियों का महत्वपूर्ण गुण है, पहला पॉइंट है ना। तो जीवधारियों में प्रजनन की अनेक विधियाँ हैं, जिनको मुख्यतः दो समूहों में बांटा गया है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 34, कुछ मुख्य फलों के परीक्षण से बने खाद्य पदार्थ बताइए। तो खाद्य पदार्थों का परीक्षण भाई क्यों किया जाता था, आपको बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, कुछ मुख्य फलों के परीक्षण से बने खाद्य पदार्थ बताइए। ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण किया जाता है, और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के नाम, मतलब उनको परीक्षण जब किया जाएगा तो उनसे क्या क्या हमें प्राप्त होगा उनके बारे में भी बताना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। सिर्फ 4 पूछा गया है, लेकिन आपको 5-6 मिल गए हैं यहाँ पे। तो मुख्य फलों के परीक्षण से बने खाद्य पदार्थ, पहला है आम। आम से पेय पदार्थ है जो मार्केट में भाई माजा फ्रूटी ये सब लोग पीते नहीं है ना, शरबत उरबत, और अचार, मैंगो शेक, आमचूर आदि। ठीक है, आम से। और नंबर 2 पे आपका अमरूद। अमरूद से क्या क्या मिलेगा आपको? जेली मिलेगी, शरबत मिलेगी, और टॉफ़ी, कई अमरूद में मतलब गुआवा फ्लेवर वाली जो आती हैं टॉफ़ी, है ना। ठीक है, उससे। तो 3rd नंबर पे आपका आ गया आंवला। आंवला से क्या होगा? मुरब्बा मिलेगा, जूस मिलेगा, लड्डू, टॉफ़ी, अचार आदि, है ना। आगे 4 नंबर नींबू वर्गीय फल, शरबत मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, और कार्डियल और पानक और अचार आदि। ठीक है, सेब, सेब से क्या मिलेगा? जैम, शरबत, डिब्बा बंदी आदि। मतलब ये कई दिनों तक आपको सुरक्षित रह के भाई मिलेगा क्या क्या, ये पढ़ रहे हैं। 6 नंबर में अंगूर। अंगूर से पेय पदार्थ किशमिश, और किशमिश और क्या बताया गया था आपको? किशमिश से क्या, मतलब अंगूर से क्या बनती है? वाइन बनती है। ठीक है, यानी कि शराब बनाते हैं। और लास्ट 35, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजीवक यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं के नाम भाई इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका हो जाएगा, पहला बेसिट्रासिन। ठीक है, पहला आपका बेसिट्रासिन, दूसरी आपका पोलीमिक्सिन। अगर आपसे पूछी जाए जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली
दो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम। तो पहला बेसिट्रासिन और दूसरा पोलीमिक्सिन। ठीक है, ये 2018 में बीटीसी में पूछा भी गया है। अब आगे देख लेते हैं लास्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या है, पहला है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भाई पूछे जाते हैं तो इन्हें भी देखना ज़रूरी है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि इस वीक थोड़ी दिक्कत है, अगले नेक्स्ट वीक से यानी कि तब तक शायद आपका मार्च लग जाएगा ना, तो उसमें आपकी क्लासेस साइंस की भी जल्दी जल्दी मिलेंगी आपको, और पीडीएफ भी मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे। तो डरने और दिक्कत लेने वाली कोई बात ही है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। तो फिर भैया हो बहुविकल्पी आप पढ़ रहे हैं, फल संरक्षण किसके द्वारा करते हैं। तो पहला नंबर में आप क्या क्या लगाएंगे टिक, फल संरक्षण किसके द्वारा करते हैं। आपको कितनी विधियाँ बताई गई थी, आपको कई विधियाँ बताई गई थी, जिनमें आप कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि एक फैक्ट्री टाइप में समझ लीजिए बहुत बड़ी, तो उसमें या कोल्ड स्टोरेज है, इसको कहते हैं शीतगृह, मतलब एक घर टाइप। शीतगृह, शीत का मतलब होता है देखिए ठंडा हो गया, है ना, गृह का मतलब घर टाइप में एक बड़ी बिल्डिंग होगी, या कोल्ड स्टोरेज स्टोर के रूप में एक ठंडे क्षेत्र के रूप में बहुत बड़ा वो होगा कमरा उमरा, ठीक है, उसमें रखेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें भाई बेमौसम भी फल मिलते रहेंगे। अगर फल का मौसम नहीं है तो भी हमें फल मिलते रहेंगे, और वही मतलब कम महंगे दामों में मिलेंगे, क्योंकि जब भाई फल रहेंगे ही नहीं तो फिर ज़्यादा महंगे दामों में मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव हैं, आप सूक्ष्म जीव हैं बताइए, आप लोग पढ़े हैं ये सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीवों का संसार आप लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों का यानी कि वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो बताइए क्या होगा। सूक्ष्म जीव हैं, शैवाल हैं, नंबर बी है कवक हैं, ए व बी दोनों हैं, और ये सभी डी। आप कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका कौन सा हो जाएगा डी, ये सभी। क्यों भाई, क्योंकि ये सब कि कवक शैवाल जीवाणु विषाणु आपने ये सब किसके अंतर्गत पढ़ा है, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ही तो पढ़ा है। तो कवक भी होंगे शैवाल भी होंगे, अगर जीवाणु और वो क्या कहते हैं विषाणु ये भी ऑप्शन में होते, प्रोटोजोआ होते, तो भी आप लगाते कि हाँ ये सभी लोग हैं। ठीक है, अब आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा, जुखाम रोग है, असंक्रामक है, संक्रामक है, ए व बी दोनों, मतलब दोनों, इनमें असंक्रामक और संक्रामक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का जल्दी से बताइए भाई आप लोग। तो अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि भाई रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना चाहिए, और क्या है मुंह पे मतलब कुछ रुमाल बांध के रखनी चाहिए, या मास्क लगा के रखना चाहिए। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि संक्रामक है, हमसे दूसरे को फैल जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन। ठीक है, जुकाम रोग है, तो जुकाम कौन सा रोग है भाई, संक्रामक रोग है। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं सूक्ष्म जीव जीव जंतुओं के लिए दोस्त व दुश्मन है, कथन है सत्य है, पहला ऑप्शन। दूसरा है बी नंबर क्या सत्य है, सी नंबर दोनों सही है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। भाई 3 दिन क्लास हुई है आपकी, ठीक है, लाइव क्लास आके 3 दिन क्लास हुई वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको बताया गया है अच्छे से समझा कि दोस्त हैं, मित्र हैं कि शत्रु हैं, क्या है मतलब ये कथन सही है कि गलत है। सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए दोस्त व दुश्मन हैं, मतलब कि ये हमारे लिए पहले ही बताया गया था कि दोनों हैं, तो ये कथन सही है। सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि वो हमें कुछ जगह भाई फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, है ना, और कुछ जगह भाई बीमारियां फैलाते हैं, उनसे नुकसान भी होता है, और कुछ बहुत सी चीज़ों में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो ये दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, तो ये कथन सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए दोस्त और दुश्मन हैं, दोस्त व दुश्मन है मतलब कि दोनों हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा सत्य। 5वां नंबर, टीएमवी में होता है डीएनए होता है, कि डीएनए प्लस आरएनए होता है, कि आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, कि डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। जल्दी से बताइए 5 नंबर में क्या होगा। 5 नंबर भाई कौन कौन पढ़ा है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर आरएनए प्लस प्रोटीन। अभी एक चीज़ बताएं, टीएमवी लिख के आ गया है तो बहुत से लोग मतलब शौक हो गए हैं एकदम कि टीएमवी है क्या, आखिर टीएमवी है क्या। अरे ये पता है क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, वही तंबाकू वाला ना, टी से टोबैको, एम से मोज़ेक वायरस। अगर टीएमवी लिख के आ जाएगा तो क्या एकदम शौक लग जाएगा क्या। तो भाई टीएमवी वही है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और चूंकि ये वायरस है
तो आपको बताया गया था कि वायरस जितने भी होंगे वो इसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, दोनों एक में पाए नहीं जाएंगे। तो ये सी नंबर तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, तो क्योंकि इसमें डीएनए प्लस आरएनए लिखा है, तो एक दोनों गलत हैं। और अभी आपने पढ़ा है कि डीएनए के साथ विषाणुओं में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। डीएनए या आरएनए के साथ प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें बी और डी में से एक होना था, तो टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए पाया जाएगा और आरएनए के साथ प्रोटीन तो भाई मिल ही रहेगी, है ना। तो आरएनए प्लस प्रोटीन, इसलिए बी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, टीएमवी आ गया तो एकदम हक्का पक्का मत हो जाइएगा ना, टोबैको मोज़ेक वायरस वही है, तंबाकू में पाया जाने वाला रोग ना, वायरस। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है न्यूमोनिया किस जीवाणु से होता है, न्यूमोनिया किस जीवाणु से होता है। 6 नंबर ऑप्शन ए विब्रियो कॉलोरी, ऑप्शन बी ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। सी नंबर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या तीसरा है यानी कि मतलब चौथा है, अच्छा हाँ डी ये सभी। 6वां नंबर भाई न्यूमोनिया किस जीवाणु से फैलता है, तो आपका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसमें तो भाई पीछे न्यूमोनी लगा भी है, न्यूमोनी से न्यूमोनिया, आपको ये गेस कर लेना चाहिए था। आगे देखते हैं 7 नंबर में, कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तेजी से करते हैं ए नंबर वृद्धि, बी विकास, सी प्रदूषण, डी निवास। क्या हो जाएगा 7 नंबर में, जल्दी बताइए। ए नंबर वृद्धि, कमरे का जो टेम्परेचर होता है उस पर वृद्धि करते हैं, मतलब ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है, बहुकोशिकीय संरचना है, किसकी है, ए खमीर की, बी फफूंद की, सी जीवाणु की, या ए सभी। बहुकोशिकीय संरचना है खमीर की, बी है फफूंद की, सी है जीवाणु, या ए सभी। डी नंबर क्या हो जाएगा 8 नंबर में, तो 8 नंबर में हो जाएगा बी। देखिए आपको बताया गया जीवाणु देखिए एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, तो ये सी नंबर होएगा ही नहीं। और खमीर जो है ये जानते क्या है, ये ईस्ट है, ये फफूंद के अंतर्गत ही आएगा, कवक के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन बताएगा ना कवक जो है एक कोशिकी या बहुकोशिकी 2 प्रकार के होते हैं, और एक कोशिकी का आपका उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया था ईस्ट। ईस्ट को ही क्या बोलते हैं, खमीर। तो खमीर ईस्ट को ही बोलते हैं, ईस्ट को ही खमीर बोलेंगे। और ये किसका एग्जाम्पल था, एक कोशिकी का, कवक के अंतर्गत। तो कवक जो होते हैं भाई यानी कवक यानी कि फंगाई या फफूंद, ये ये प्राय जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें मात्र एक होता है कि एक कोशिकी, जिसको क्या बोलते हैं ईस्ट। और ईस्ट को ही क्या बोलते हैं, खमीर, ठीक है। इसे ही क्या बोलेंगे, बेकरों का ईस्ट, या जो मतलब ईस्ट से क्या क्या बनेगा, ब्रेड आपका बनता था, मतलब जितने भी बेकरी में उत्पाद बनते हैं वो सब, तो इसको बेकरों का ईस्ट भी कहते हैं। और प्लस इससे अल्कोहल भी बनती है, तो इसको मतलब वो क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि ब्रीवर्स जो है वो बियर से लिया गया है, बना के लिया गया है, इसका अर्थ होता है एल्कोहलिक इंडस्ट्री, ठीक है। जितने भी अल्कोहल इंडस्ट्री है इनको सबको ब्रीवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं 9 नंबर, जीवाणुओं को देखा जाता है, जीवाणुओं को देखा जाता है ए नंबर सूक्ष्मदर्शी द्वारा, बी कंप्यूटर द्वारा, सी कैमरे द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। भाई इस पे तो हम हंसी आ जाती है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना और ना कर पाओ तो फिर आप क्या कर रहे हैं, डीएलएड, और आप बनेंगे आगे चल के टीचर, तो आपको टीचर नहीं बनना चाहिए, है ना, सही है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और नहीं कर पाए, ए नंबर सूक्ष्मदर्शी द्वारा। तो भाई पहली बात तो चैप्टर स्टार्ट हुआ तब भी आपको बताया गया कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, मतलब ये शैवाल, ये सब इस किस में आते थे, सूक्ष्म जीवों के संसार में आते थे, यानी कि वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। प्लस जीवाणुओं को देखा जाता है। अच्छा यहीं पे अगर दिया होता विषाणुओं को देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऑप्शन होता तो क्या होता, और अगर एक जगह और कुछ ऑप्शन दिए होते अगर, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अगर वो दिया गया होता और दिखा होता कि वायरस यानी कि विषाणुओं को किससे देखा जा सकता है, तो वो भाई है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि वो जो है जीवाणुओं से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। और एक कंप्यूटर, कैमरा, ये सब तो मतलब बकवास, पता नहीं कैसे दे देते हैं, इस विकल्प ही नहीं देना चाहिए तो कुछ और देते भाई,
है नहीं। 10 ऊष्मा द्वारा परीक्षण कितनी डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। 10 नंबर में क्या है, ऊष्मा द्वारा परीक्षण कितनी डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम रखेंगे किसी चीज़ को कि उसके जीवाणु विषाणु जो है सब खत्म हो जाएं, मतलब और हम भोजन को यानी खाद्य पदार्थ को हम सेफली रख सकते हैं परक्षित करके। तो डी नंबर यानी कि वो 10 का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। 65 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम रख देंगे गर्म करके तो उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होंगे ये सब मतलब डेथ मर जाएंगे, और उसके बाद ठंडा कर लेंगे, उसके बाद डिब्बाबंदी कर देंगे तो ये कुछ मतलब ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो 10 नंबर में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ऊष्मा द्वारा परीक्षण कितने डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, तो 65 डिग्री सेल्सियस। आपको अब ये कंप्लीट हो गया, आपको फिक्र तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते से तब तक ये चल रही है फरवरी और लगभग लास्ट है, लगभग मार्च स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्च से आपकी क्लास जो साइंस की है वो जल्दी जल्दी आपको मिलेगी। अभी से भाई थोड़ी दिक्कत चल रही है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा प्राकृतिक समता तथा ब्रह्मांडी जीव। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लाइव मतलब बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और सभी को पढ़ना चाहिए, जानना भी चाहिए। तो क्या था चैप्टर आपका अगला आएगा, प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव। ये आपको पढ़ना है, अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये एकदम से कंप्लीट हो चुका है भाई, इसमें कुछ बचा नहीं है। सूक्ष्म जीवों के संसार में यानी कि वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका कुछ भी नहीं बचा है, और ये PDF आपका मिल जाएगा टेलीग्राम पे जल्दी ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। सभी लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद भाई।